कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी के सेक्शन में पढ़ रहे हैं। कोशिका के ढेर सारे प्रकारों को हमने क्रम से देखा। उसी में हमने जीवाणुओं को देखा और विषाणुओं को देखा। ठीक है, विषाणु को देखा हमने, वायरस को देखा। और विषाणु के बारे में मैं बताऊं आपको, ये क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। हमने इसके बारे में डिटेल में देख लिया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जैसे एक कोश के जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम जो है कवक को जानेंगे, पादप को जानेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम विषाणु पढ़ रहे हैं। तो हमारे बायोलॉजी के सेक्शन में जो जीएस में सवाल पूछा जाता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक होता है रोग, मानव रोग एवं उपचार। रोगों से सवाल जरूर पूछा जाता है। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से निश्चित सवाल पूछता है। एक टॉपिक क्या है? पोषण। पोषण, बीमारियां, कमी से होने वाले रोग। मान लीजिए माल न्यूट्रिशन है, अगर पोषण नहीं है, जिसको कहते हैं हम कुपोषण। तो कुपोषण अगर है तो इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। या मान लीजिए रोगों के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, प्रोटोजोआ से। वो बीमारियों का एक सेक्शन पूरा जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ जब हमने वायरस को पढ़ा, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा, अच्छे से देखा होगा, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि हमने देखा कि इनकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। ठीक है, हमने वहाँ देखा कि ये जो है जीवाणुओं का भक्षण करते हैं तथा पानी साफ रखते हैं। हमने देखा कि नील हरित शैवालों को साफ करने के काम में आते हैं। तो ये हमने विषाणुओं के बारे में सारी चीज़ समझ ली थी। तो विषाणुओं से जो रोग होते हैं उनको भी हम जो है यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं एक ही साथ में, ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। जो भी विषाणुओं से रोग हैं उनको इसी के साथ हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, इससे आपको एक ही जगह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाद में रोगों को पढ़ेंगे आप तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, विषाणु हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है जो है आपको पिछली क्लास में चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, हमने क्लियर कर दिया था। अब देखिए, विषाणु या वायरस हम लोग पढ़ रहे हैं। विषाणु या वायरस, ठीक है, विषाणु या वायरस। अब वायरस में हमको जो पढ़ना है वो हम संरचनाएं तो पढ़ चुके हैं, लाभ हानि पढ़ चुके हैं। हम इनसे होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रोग हैं, जो परीक्षा में भी पूछे गए हैं। उन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हमको एक नया रोग डिस्कस करना है। कुछ रोग हो चुके हैं, 1-2 रोग हो चुके हैं, बाकी रोगों को हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोलियो हुआ था, पोलियो, आज हम पोलियो डिस्कस करेंगे। पोलियोमेलाइटिस रोग जो होता है, ये जो है डिस्कस हो चुका है। पोलियोमेलाइटिस रोग विषाणु द्वारा होता है। इसमें देखिए 2 अंग प्रभावित होती है, ये डिस्कस हो चुका है, इसके आगे बताएंगे। इसको समझ लीजिए, महत्वपूर्ण रोग है। इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो इसमें जो है इसमें मेरुरज्जु प्रभावित होता है, मेरुरज्जु, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी क्या होती है? अस्थिमज्जा, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाएं जो है बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंग इससे प्रभावित होते हैं। होता क्या है, बच्चों में इससे विकलांगता आ जाती है। पोलियो का टीका जो है उपलब्ध है और इसका जो है कंप्लीट निराकरण हो चुका है, पूरी तरह से निराकरण हो चुका है। अब इससे जो है खतरा नहीं है। तो इसका आपको जानना क्या था? पोलियोमेलाइटिस इसका वायरस होता है। ठीक है, और ये जो है क्या करता है, इसमें
मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, टांगे सिकुड़ जाती हैं। और कटी प्रदेश जो होता है मतलब कमर के आसपास का प्रदेश, कमर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, आसपास का क्षेत्र, ये क्या होता है, लकवाग्रस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो पोलियो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे वायरस से होने वाले कुछ अलग रोगों के बारे में। हाइड्रोफोबिया को देखेंगे हम क्या देखेंगे, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। इस रोग से आप परिचित होंगे, सुना होगा आपने इस रोग के बारे में। ये रोग क्या है दोस्तों, ये रोग है रेबीज। ये किससे फैलता है, ये वायरस फैलता है, वायरस से फैलता है रेबीज। रेबीज इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो। अब हाइड्रा है या हाइड्रो है तो आप ये चीज जान लीजिए कि पानी से संबंधित कोई शब्द है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, पानी से डर। अब देखिए रेबीज होता कैसे है। रेबीज दोस्तों एक वायरस से होता है। अब इसमें क्या होता है कि कुत्ता, लोमड़ी जैसा जानवर जो होता है, कुत्ता है, लोमड़ी है, और जैसे आपका सियार है, ठीक है, भेड़िया जिसको कहते हैं, ये जानवर जो है, इनके जानवरों के शरीर में रेबीज के वायरस आते हैं, ये वाहक होते हैं। और जब ये मान लीजिए पागल है कुत्ता, खासकर जब कुत्ते पागल होते हैं, ये जब काटते हैं इंसानों को या किसी जानवरों को तो उनको क्या होता है, ये रेबीज रोग हो जाता है। ये बहुत खतरनाक रोग है दोस्तों। इसमें बिल्ली है, कुत्ता है, गीदड़ है, ये सारे जानवर काटते हैं तभी ये रोग होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ये देख रहे होंगे कि इसका एक नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया है। रेबीज का नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। तो इसमें इन जीवों को काटने से, इन जीवों के काटने से ये रोग फैलता है इंसानों में। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, पानी से जो है इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि आदमी पानी देखते हुए चिल्लाने लगता है। पानी देखते ही या पानी का नाम तक सुनते ही चिल्लाने लगता है, इतना डर पैदा हो जाता है इसमें पानी से। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये क्या करता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका हाइड्रोफोबिया का, रेबीज का जो असर होता है वो किस पर होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसी पे इसका सीधा सा असर होता है। और इसमें और क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसमें देखिए सिर दर्द होता है, गले में दर्द होता है, क्या होगा, सिर दर्द होगा, गले में दर्द होगा, तेज रोशनी होगी या तेज शोर होगा। इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, असहनशील हो जाता है, मतलब बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। अगर बहुत तेज शोर हुआ या बहुत तेज रोशनी हुई तो व्यक्ति क्या होता है, रोगी जो होता है इसका बहुत असहनशील हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। कोई भी अगर लिक्विड, कोई तरल पदार्थ ले रहा, तरल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पानी से अगर डर है, पानी से डर है तो इसका मतलब तरल से भी उलझन होगी। तो तरल पदार्थ को निगलने में क्या होती है, निगलने में परेशानी होती है, असहजता होती, मतलब लिक्विड को ये एडजस्ट नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, निगलने में परेशानी होती है, जो रेबीज का रोगी होता है, ठीक है। अब देखिए अब अंत में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इस रोग में इतना जो रोगी होता है पागल हो जाता है कि वो अंत में मौत हो जाती है। ये चीज जान लीजिए, इसका तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा और पानी देखते ही या सुनते ही पानी के बारे में चिल्लाने लगेगा, सिर दर्द बहुत भयानक करने लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये क्या होगा, गले में दर्द होगा, कोई लिक्विड जो है वो ले नहीं पाएगा, मुंह के अंदर नहीं ग्रहण कर पाएगा।
तो इसमें अंत में क्या होता है, पागल होकर रोगी जो है मर जाता है रेबीज से, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है रेबीज, ठीक है। इसका इंजेक्शन लगता है, ठीक है। चलिए ये रोग हो गया, क्लियर हो गया। चलिए रेबीज ये किससे फैलता है, वायरस से फैलता है या विषाणु से फैलने वाला एक रोग है। रेबीज किससे फैलने वाला रोग है दोस्तों, ये है विषाणु से फैलने वाला रोग। चलिए रेबीज क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे खतरनाक बीमारी का नाम मैं लूंगा, एक और सबसे खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। बहुत ही खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस, या इसको क्या कहते हैं, यकृत शोथ, यकृत शोथ। इसमें क्या होता है, लीवर में क्या होता है, सूजन आ जाती है। कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, हाँ दोस्तों, तो हम कहाँ थे, हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस की जो बीमारी है ये यकृत शोथ कहलाती है। तो हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि वायरस से होती है, ठीक है। जो किससे होती है, वायरस से होती है। और आपको पता होगा कि एड्स जो है, एड्स बीमारी जो HIV वायरस से होती है, ठीक है। HIV वायरस से होती है। इससे दुनिया भर में बहुत सारे लोग मरते हैं और लोगों को लगता है सबसे बड़ी बीमारी यही है, इसी से लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हेपेटाइटिस से मरने वालों की संख्या 10 गुना ज़्यादा है एड्स के मरने वालों की संख्या से। एड्स से दुनिया में जितने लोग मरते हैं उससे 10 गुना लोग अधिक जो है हेपेटाइटिस से मरते हैं या यकृत शोथ से मरते हैं। तो ये जानते हैं ये बीमारी है क्या, इसमें क्या लक्षण होता है, कैसे ये होती है। हेपेटाइटिस देखिए 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। अब देखिए 6 प्रकार का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है 6 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है बी, सी, डी, ई, 1 2 3 4 5 और जी। ए बी सी डी ई उसके बाद जी, ये 6 प्रकार के हेपेटाइटिस रोग होते हैं। अब देखिए इसमें जो ये वाला रोग होता है बी और सी, मतलब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा घातक है। ये फैलता कैसे है, रक्त संचरण से, रक्त संचरण से फैलता है। ए और ई, बी और सी सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इसमें हेपेटाइटिस ए होता है और ई होता है। ये ए और ई किससे फैलता है, ए और ई जो है जल से फैलता है, जल से फैलता है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। हेपेटाइटिस के प्रकार 6 हैं और इसमें जो है सबसे घातक जो है वो क्या है, बी और सी, मतलब हेपेटाइटिस बी और सी सबसे घातक है। और इसका संचरण कैसे होता है, रक्त के माध्यम से। ए और ई का संचरण होता है जल के माध्यम से। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बी और सी इतने खतरनाक हैं कि भारत में कम से कम, भारत में 5 करोड़ 80 लाख, ये आंकड़ा है, 5 करोड़ 80 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, समझ लीजिए, बी और सी से। इतनी डेंजरस बीमारी है ये, ठीक है। और जितने विश्व भर में एड्स से लोग मरते हैं उसके 10 गुने लोग मरते हैं हेपेटाइटिस बीमारी से। इतनी चीजें क्लियर हुई। हेपेटाइटिस में होता क्या है, आप देखिए इसमें क्या होता है। अब यकृत शोथ है तो इसका मतलब आप ये जान ही रहे हैं कि यकृत की बीमारी है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें यकृत क्या करता है, यकृत जो है पित्तवर्णक जो है का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्तवर्णक का। इस वायरस की वजह से, इस वायरस के आक्रमण करने की वजह से ये पित्तवर्णक का पाचन या इसका अपचय
इसका अपचय जो है यकृत नहीं कर पाता, इसका अपचय यकृत करने में सक्षम नहीं रह पाता। इसके बाद ये पित्तवड़ा क्या करता है, रक्त में जाने लगता है, रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि शरीर में वात पित्त का जो है संतुलन होता है, ये संतुलन खराब हो जाता है तो क्या होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, पित्त की। आपने इसके लक्षणों में देखा होगा, लक्षणों में पीलिया आपने सुना होगा बीमारी, पीलिया मतलब पीला कलर, कहाँ कहाँ दिखता है, आंखों में जो है पीलापन आ जाता है, आंखों में, नाखूनों में पीलापन दिखता है, पेशाब होती है जो वो पीली होती है, पेशाब में मतलब आंखों में, नाखूनों में, पेशाब में जो है पीलापन नजर आने लगता है। ठीक है, ये इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है। जो पीलिया होती है तो ये जो है बीमारी का प्रारंभिक लक्षण के रूप में ये पता चलने लगता है कि पित्तवर्ण का जो है अपचय यकृत पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, यकृत में शोथ हो गया है ये वायरस के अटैक करने की वजह से। तो क्या होता है, या रक्त में पित्त जाने लगता है। हेपेटाइटिस यही होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस में यही प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए हेपेटाइटिस में और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। त्वचा पीली हो जाएगी, ठीक है, त्वचा क्या होगी, पीली हो जाएगी। और इसमें देखिए एक चीज और होती है, ठीक है, एक चीज और होती है, त्वचा का क्या होगी, पीली हो जाएगी, ठीक है, शरीर में अकड़न होगी, मांसपेशियों में अकड़न होगी, और क्या होगा, शरीर सुस्त पड़ जाता है, भूख नहीं लगती है, ठीक है, और ये रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है, रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है। अब इसमें देखिए एक चीज ये जान लीजिए, एक्लिप्टा एल्वा, एक्लिप्टा एल्वा क्या नाम है, एक्लिप्टा, एक्लिप्टा, एक्लिप्टा अल्वा, ये नाम याद रखिएगा। एक्लिप्टा अल्वा जो है एक पादप है, क्या है, एक पादप है। तो इससे एक औषधि बनती है, ठीक है, एक बनती है औषधि, इसका इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी के उपचार में। जैसे गांव में आपने देखा होगा कुछ लोग पीलिया को जो है झाड़ फूंक के माध्यम से सही करते हैं। तो असल में होता क्या है, एक्लिप्टा अल्वा जो पादप होता है उसी की औषधि का इस्तेमाल होता है, मतलब एक तरह से ये आयुर्वेद है, ठीक है। तो इस आयुर्वेदिक एक तरह से जो है पादप द्वारा इसका क्या होता है, इलाज होता है। और इसमें देखिए हरी सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है, हरी सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। किस चीज को खाने की सलाह दी जाती है, हरी सब्जियों को खाने की। जैसे आपने देखा होगा मूली है, पालक है, ठीक है, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, गन्ने का रस है, गन्ने का रस है, ये सब रोगी को दिया जाता है। अच्छा, हरी सब्जियों के साथ एक चीज है कि बिना तेल की, उनको बिना तेल की खाने की सलाह दी जाती है, बिना तेल के लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के बारे में आपको पता चल चुका है। देखिए बस आपको याद रखना है बी और सी जो होते हैं, बी और सी, ठीक है, बी और सी जो वायरस होते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हेपेटाइटिस के बारे में मूल बातें हमने देख ली। आपको याद रखना है कि वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन से वायरस है, हेपेटाइटिस ही नाम है इसका। जैसे पोलियो का पोलियोमिलाइटिस वायरस है, वैसे इस वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस। यकृत शोथ भी इसको कहते हैं। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। और ये अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए याद रखना कि बी और सी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और जो है ये होते कैसे हैं, रक्त संचरण की वजह से, रक्त संचरण की वजह से। तो हेपेटाइटिस जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में हमने देखा। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरी बीमारियों के बारे में, ठीक है। हेपेटाइटिस के अलावा देखते हैं और किसी बीमारी के बारे में, ठीक है। आइए
चलिए देखते हैं वायरस से होने वाली कुछ दूसरी बीमारियों के बारे में, महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में। एक है गलसुआ, एक बीमारी है गलसुआ या मम्स। गलसुआ या इसको कहते हैं कंठमाला का भी रोग कहते हैं, या कंठमाला। इंग्लिश में इसको मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्स। तो कहीं कहीं मम्स ही रहता है केवल, ठीक है। अब ये जो बीमारी है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? लार ग्रंथि। इसमें क्या होता है, ये रोगी के लार से ही इस बीमारी का संचरण होता है। रोगी की लार से यह बीमारी संचरित होती है, ठीक है। यह बीमारी संचरित होती है। रोगी का लार जो होता है उसी से इस बीमारी के वायरस जो है फैलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें कान के नीचे की जो ग्रंथि होती है, कान के नीचे की ग्रंथि, क्या नाम है उसका? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि। इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है और यही ग्रंथि प्रभावित होती है। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कंठमाला से या मम्स रोग से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है, ठीक है। ये रोगी की लार से इसका संचरण होता है, मेनली जो है लार ग्रंथि से प्रभावित होती है। एक दो दिन बुखार रहता है, इसके बाद क्या करता है, इसमें सूजन आ जाती है। टेरामाइसिन एक इंजेक्शन है टेरामाइसिन का, इस बीमारी में, गलसुआ बीमारी में टेरामाइसिन का इंजेक्शन जो है काम आता है। टेरामाइसिन याद रखिएगा, इसका इंजेक्शन जो है इस बीमारी से राहत दिलाता है, टेरामाइसिन का इंजेक्शन। और इसमें जो है और उपचार में कान के नीचे की ग्रंथि जो प्रभावित होती है, तो यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, गर्म पानी, नमक पानी से इसकी सिकाई की जाती है। नमक पानी से इस स्थान की क्या होती है, नमक पानी से सिकाई की जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा मम्स या गलसुआ रोग, ठीक है। अब देखिए एक मीजलिस है, ठीक है। मीजलिस या खसरा जिसको कहते हैं, ये भी किससे होता है, ये भी होता है वायरस से। इसको क्या कहते हैं, खसरा या मीजलिस। ये खास कर किस में होता है, बच्चों में होता है। खास कर क्या होता है, बच्चों में ये बीमारी होती है, ठीक है। खासकर ये बीमारी किसकी है, ये बच्चों की बीमारी। इसमें गले और नाक में जो है क्या होती है, गले और नाक में सूजन आ जाती है। गले और नाक में क्या होता है, सूजन आ जाती है। गले और नाक में क्या होता है, सूजन आ जाती है इसमें, ठीक है, इस बीमारी में। अब देखिए इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। मीजल्स में क्या होता है, शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है। क्या होता है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं शरीर में। और गले और नाक में सूजन आ जाती है। बच्चों में होने वाली ये बेसिकली बीमारी है और इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मृत्यु भी हो जाती है। और ये बीमारी किससे होती है, मीजल्स या खसरा, वायरस से होती है या विषाणु से होती है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका नाम क्या है, बर्ड फ्लू। क्या नाम है इसका, बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू कैसी बीमारी है दोस्तों, बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू इसको कहते हैं। एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक तरह से इसका जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है, बर्ड फ्लू का, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये काफी खतरनाक होता है। अब इसमें जो है ये वायरस कहाँ रहता है, ये पक्षियों पर रहता है,
मतलब इसका जो प्राकृतिक वाहक है, सर्व प्रमुख वाहक है, वो क्या है? पक्षी है। पक्षी इसके प्राकृतिक वाहक हैं। और पक्षी जो है इनके मल से जो है और इनके संचरण से, चूंकि ये हर जगह आते जाते रहते हैं, तो ये बहुत आसानी से इस बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये किसको किसको बीमारी फैलाते हैं? अन्य जंतुओं को, जैसे सुअर हुआ, स्वाइन, जिसको स्वाइन कहते हैं, सुअर हुआ, घोड़े हुए, सील मछली हुई, सील मछली हुई, व्हेल मछली हुई, व्हेल मछली हुई, और अंतोगत्वा मनुष्यों में भी। ठीक है, ये अन्य जंतुओं में ये सारे जंतु शामिल हैं, अन्य जंतु शामिल हैं जिनमें ये इस बीमारी का संचरण करते हैं। ठीक है, पक्षी इसके सबसे प्रमुख वाहक होते हैं। अब ये संक्रमित पक्षियों द्वारा जो है, उनके मलमूत्र द्वारा ये वायु के माध्यम से भी जो है इसका संचरण होता है। अब इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा जो है केस हुआ था 1918-19 में। स्वाइन फ्लू या एवियन फ्लू का बहुत बड़ा जो है एक हादसा हुआ था। ये कब की बात है? 1918-19 में। अब इसको जो है नाम क्या दे दिया गया था? स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू। इस फ्लू में लाखों लोग मारे गए थे। बहुत भयानक हादसा था ये, एक तरह बहुत भयानक बीमारी का प्रसार था उस समय, तो इसको स्वाइन फ्लू नाम दिया गया था। ये 1918 या 19 के समय की बात है। ठीक है, अब उसके बाद ये जान लीजिए कि ये फिर इसका जो वायरस था, वो वायरस कौन सा था? इस वायरस में एक स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेन होता है। बहुत डीपली आपको उसको नहीं समझना है, बस आप जान लीजिए कि H1 और N1 स्ट्रेन था। जैसे कुछ स्ट्रेन H के होते हैं, कुछ N के होते हैं, तो इसमें H1N1 जो है स्ट्रेन था स्पेनिश फ्लू में। ये काफी खतरनाक स्ट्रेन होता है। ठीक है, इसके उप प्रकार है एक तरह से। H के कुछ उप प्रकार होते हैं, N के कुछ उप प्रकार होते हैं, जैसे H1, H2, H3, वैसे N1, N2, N3। तो इसमें जो ये प्रकार था, कौन सा था? H1N1 स्पेनिश फ्लू में। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, काफ़ी इसका जो है मतलब बुरा मतलब नुकसान उठाना पड़ा जनता को। तो दुनिया में इसकी बहुत चर्चा भी हुई स्पेनिश फ्लू के बारे में। ये बताया जाता है कि हमको कोरोना काल में स्पेनिश फ्लू से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जो है लोगों ने बचाव के संसाधन अपनाए। तो ये चीज़ जान लीजिए कि ये जो है बर्ड फ्लू या स्पेनिश फ्लू किसकी बीमारी है? वायरस की बीमारी। अब इसमें देखिए एशियन फ्लू भी एक हुआ था। एशियन फ्लू क्या हुआ था? एशियन फ्लू, ये चाइना में हुआ था। चाइना में एशियन फ्लू हुआ था, इसमें भी लाखों लोगों की मौत हुई थी। इसमें कौन सा स्ट्रेन था? H2N2। इसमें कौन सा स्ट्रेन था दोस्तों? H2N2। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? ये चाइना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चाइना में। चलिए, बर्ड फ्लू हमने समझ लिया। अब बर्ड फ्लू के बाद देख लेते हैं, एक बीमारी है जो मच्छरों से पैदा होती है, मतलब मच्छर इसके वाहक होते हैं। डेंगू। डेंगू डेंगू जो वायरस है, डेंगू वायरस होता है। डेंगू वायरस के माध्यम से डेंगू फैलता है। और एडिस मच्छर जो होता है, एडिस इजिप्टी, ये इसका प्रमुख वाहक होता है। इसका क्या होता है? प्रमुख वाहक मच्छर। प्रमुख वाहक मच्छर कौन सा होता है? एडिस इजिप्टी। ठीक है, वायरस कौन सा होता है? डेंगू। अब इस बीमारी में क्या होता है? एक तरह का बुखार है ये, डेंगू बुखार। इस ज्वर में क्या होता है? जोड़ों में भयानक दर्द होता है। ठीक है, जोड़ों में भयानक दर्द होगा, भयानक दर्द होगा, मांसपेशियों में भयानक दर्द होगा, सिर में बहुत तेज दर्द होगा। ठीक है, और इसमें सबसे खतरनाक सिम्टम्स जो होता है, लक्षण होता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स में जो है क्या होता है? भारी कमी आ जाती है। भारी कमी आ जाती है, लगातार गिरती ही रहती है। इसके लिए जो है डॉक्टर प्लेट्स को जो है कृत्रिम रूप से जो है इंजेक्ट भी करते हैं शरीर में, और ऐसे खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों या पेय पदार्थों को लेने की सलाह देते हैं जिनसे जो है ये प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। जैसे कीवी एक फल होता है, कीवी,
इसको खाने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। बकरी के दूध में जो है प्लेटलेट्स पाया जाता है, बकरी के दूध में इन सब चीज़ों को लेने की सलाह दी जाती है। पपीते के पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे प्लेटलेट्स में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें लेने की सलाह देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो है एक मच्छर और होता है, एडिस एजिप्टी होता है, एक दो मच्छर होता है, मुख्य जो है मच्छर यही होता है उसका वाहक। एक होता है एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस, ये बहुत खतरनाक मच्छर है दोस्तों। ये क्या होता है, डेंगू के लिए भी जिम्मेदार, और इसको टाइगर मच्छर कहा जाता है। कौन सा मच्छर कहा जाता है, टाइगर मच्छर। ये चिकनगुनिया के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो बीमारी चिकनगुनिया, चिकनगुनिया बीमारी आपने सुना होगा, ये भी मच्छरों को काटने से फैलती, मच्छरों के काटने से फैलती है। चिकनगुनिया के लिए भी जिम्मेदार होता है। और ये डेंगू बीमारी जो होती है, डेंगू का बुखार जो होता है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये मच्छर जो है इसका वाहक है इस वायरस का, एडिस एल्बोपिक्टस। अब देखिए पीत ज्वर है, डेंगू ज्वर है आपका, और ये चिकनगुनिया है, ये बीमारी इससे होती है। एक मेंजाइटिस है, मेंजाइटिस वायरस। आइए देखते हैं ये क्या है, मेंजाइटिस वायरस। आइए देख लिया जाए क्या है मेंजाइटिस वायरस। मेंजाइटिस वायरस, मेंजाइटिस वायरस क्या है, मेंजाइटिस वायरस एक तरह से क्या है, बैक्टीरिया अन्य जीवों के संक्रमण से होता है। ठीक है, मस्तिष्क कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है, जो आपका जो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्ज होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्ज होता है, मेरुरज्ज, मस्तिष्क और मेरुरज्ज के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, एक परत होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसी में क्या इसमें होता है, सूजन आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, मतलब मस्तिष्क के ऊपर की जो झिल्ली होती है या मेरुरज्ज के ऊपर की जो झिल्ली होती है, इसमें स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, किसमें, मेंजाइटिस वायरस से होने वाली बीमारी में। ठीक है, अब एक आपने सुना होगा मच्छरों द्वारा होने वाली एक और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस। क्या नाम है उसका, जापानी, इस बीमारी का नाम क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, जापानी एन्सेफ्लाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में ये भी एक तरह का जो है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। और देखिए इसमें क्या होता है, क्यूलेक्स जाति के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स जाति के। ठीक है, कौन सी प्रजाति होती है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स के ही मच्छर इसके वाहक होते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, प्रजाति के मच्छर ही इसके वाहक है, मतलब केवल क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के ही माध्यम से बीमारी फैलती है। ठीक है, इसी प्रजाति का ये मच्छर होता है। तो चलिए, एक पीत ज्वर भी होता है, येलो फीवर जिसको कहते हैं, ये भी इसी से होता है, पीत ज्वर, पीत ज्वर। पीत ज्वर किससे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो फीवर, येलो फीवर या पीत ज्वर। ये बीमारी किसकी वजह से होती है, ये एडिस, अभी आपने देखा ना कि एडिस एजिप्टी एक मच्छर था जिसके माध्यम से क्या होता है, डेंगू बीमारी होती है, और ये भी एडिस प्रजाति के मच्छरों द्वारा होती है, एडिस प्रजाति के मच्छरों के ही काटने से ये बीमारी होती है, जिसको हम येलो फीवर या पीत ज्वर कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, वायरस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, और इसमें देखिए जो प्रमुख बीमारियां हैं हमने आपको डिस्कस कर लिया है। अब देखिए अगर कोई और बीमारी होगी बहुत महत्वपूर्ण तो एक आध दो बीमारी बता देंगे, नहीं तो वायरस का टॉपिक यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है जो नया टॉपिक होगा, अगले टॉपिक में हम एकदम नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे। तो वायरस वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ये महत्वपूर्ण भी है और इससे जो है परीक्षा में बहुत सारे सवाल भी आते हैं। अगर एक आध बीमारी और होगी उसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद।